बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के बारे में। नया कर्ज प्रोग्राम IMF मिशन रवां माह पाकिस्तान आएगा। IMF ने मजीद 1300 अरब के इजाफी टैक्स का मुतालबा कर दिया। IMF प्रोग्राम से मुंसलिक होने के बाद बजट की तैयारी ताखीर का शिकार और पाकिस्तान को आलमी बैंक से 8 अरब डॉलर मिलने की तवक्का। और मोहम्मद बिन सलमान का रवां माह पाकिस्तान का दौरा, अहम सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं यासिर इलियास साहब, माहिर माशियात हैं, नईम सिद्दीकी साहब, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मैं यासिर इलियास साहब की तरफ जाऊंगा। यासिर साहब, जो सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान है, इससे कितनी बेहतरी की उम्मीद है? मुल्क के जो मौजूदा माशी मसाइल हैं वो कब तक आप समझते हैं कि बेहतर हो जाएंगे? तो मैं समझ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का, बहुत पाकिस्तान एंड सऊदी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और कलेक्टिवली अगर देखें, हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है उनके साथ कोई 4.6 बिलियन का, इसमें पिछले 2 साल में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो ना काफी है। अगर सिर्फ 400-500 मिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जबकि इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं उनसे, स्पेशली ऑयल की अगर हम बात करें, वी हैव मोर पोटेंशियल। तो अब सऊदीज भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से दे वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। वो चाह रहे हैं कि इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स उनको दिए जाएं, इनएक्सपेंसिव सर्विसेज उनको दी जाएं, जिसके लिए पाकिस्तान में वो डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने यहाँ पे आए थे। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बार इस डेलीगेशन के साथ बहुत बेहतर तरीके से मिली है, बहुत आई थिंक ज्यादा प्रिपेयर्ड थे। वी हैड ऑल द रेलेवेंट फॉर्म्स एंगेज, जिसमें हमारे पास पंजाब की इंडस्ट्री थी, कराची से लोग आए हुए थे, सियालकोट से, फैसलाबाद से लोग आए हुए थे, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें एग्रीकल्चर की ह्यूज रिप्रेजेंटेशन थी, IT कंपनीज भी इसमें थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, एयरस्पेस इंजीनियरिंग वाले इसमें थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसमें थी। सो आई वाज वेरी हैप्पी। और स्पेशली इवन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, EV के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी थे। सो वी हैड ऑल द डोर्स ओपन फॉर देम। हमने उनको बताया कि इन सेक्टर्स में ये अपॉर्चुनिटीज हैं। So I think Pakistan government played a very crucial role, and I think ये right time है जब हम बार-बार बात करते हैं to indigenize and produce everything locally, बजाय इसके कि हम हर चीज import करें, import substitution को हम लेके आए। तो I think उसके लिए बहुत अच्छा एवेन्यू था। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये एक इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेप है। इस तरह के मल्टीपल सेशंस हमें और भी करने पड़ेंगे, नॉट जस्ट विद सऊदी अरेबिया, बल्कि UAE के साथ, कतर, ओमान के साथ, एंड ऑल द कंट्रीज जहाँ पे हम उनके साथ JVs कर सकते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाई जा सकती है। क्योंकि जब तक हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन नहीं लाएंगे, हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे और अपनी इंडस्ट्री को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। नईम सिद्दीकी साहब, ये आम आदमी के मसाइल का हल है? इन्वेस्टमेंट्स फौरी जो आम आदमी को रिलीफ चाहिए, वो किस तरीके से मिल सकता है? IMF प्रोग्राम भी है, जिस तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुस्तकबिल के अंदर ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, तो आम आदमी को किस तरह रिलीफ मिलेगा? थैंक यू वेरी वेरी शबीर साहब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सवाल आपने किया ना कि आम आदमी का रिलीफ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दुनिया में अमन कायम है, अगर आप वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार भी अवेलेबल है। तो जिस मुल्क की मईशत बेहतर होती है, और मईशत जो है ना ग्रास रूट लेवल से बेहतर होती है, मतलब नीचे वाला तबका अगर खुशहाल है तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना ऊपर से नीचे आता है, और इसी तरह नीचे से जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपनी कंट्री को, उसकी वजह से मुल्क में खुशहाली आती है। तो अमन जो है वो बेसिक शर्त है कि वहाँ माशियत बेहतर हो, और माशियत बेहतर होने से सियासत बेहतर होती है, सियासत बेहतर होने से गवर्नेंस बेहतर होती है। तो ये चीज़ें अगर पूरी दुनिया को आप स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जहाँ दुनिया में कौमें पुरअमन ज़िंदगी गुजार रही हैं, वहाँ साथ साथ उनकी जो हुकूमतें हैं, जो स्टेट की जो जिम्मेदारी है, वो उनको एक अच्छा रोज़गार, उनको एजुकेशन और हेल्थ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो अवेलेबल होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो आपका बेस लाइन वर्कर है, जो आपका सबसे छोटा तबका है, उसको आप किस तरह खुश रख सकते हैं, और उसकी जो सर्विसेज हैं, उसका जो टैलेंट है, उसको कैसे आप अपने मुल्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जैसे यासिर साहब बात कर रहे थे सऊदी अरब की, सऊदी अरब का वफद आया, ये बड़ी पाकिस्तान की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए
24 करोड़ की हमारी आबादी है और इस आबादी में बहुत टैलेंट है, बहुत लोग हैं काम करने वाले जो कर सकते हैं। वो उनका जो सऊदी अरब है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मतलब MBS जो उनके क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने पूरी दुनिया चेंज कर दी है। उन्होंने वहाँ पे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई हैं, इतनी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर GDP की ग्रोथ अगर किसी मुल्क की है तो वो सऊदी अरब की है। और आने वाले वक्तों में जिस तरह वो डिफरेंट इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, पूरी दुनिया से टैलेंट ले रहे हैं, इंटेलेक्ट ले रहे हैं, और वो इस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आजकल वहाँ जा रहे हैं। अभी कल भी जो सऊदी अरब वफद की जो मीटिंग हुई है उन्होंने हर सेक्टर में उन्होंने कहा जी एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड, डिफेंस कॉपरेशन, ये सारे सेक्टर, फिर मिनरल हैं, फिर एग्रीकल्चर है। अभी देखें SAFC के तहत हुकूमत ने 4-5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि उस पर कल्टीवेशन की जाए। पाकिस्तान के पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है कि आप पूरे मिडल ईस्ट को उनकी जो फूड सिक्योरिटी या फूड स्केर्सिटी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो इस वक्त दुनिया में वो लोग सबसे ज़्यादा मुस्तहकम हैं जिनकी एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आपका बेस बेहतरीन है क्योंकि एक एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है कि वो इंडस्ट्री का भी रॉ मटेरियल है, वो आम आदमी की रोज़गार भी है, और आपके मुल्क की खुशहाली का, जैसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो आम पाकिस्तानी को होगा, जो नीचे वाला तबका उसको होगा, ग्रोअर को होगा, किसान को होगा, हारी को होगा, काश्तकार को होगा। इसी तरह ऐसे ही जैसे ऊपर पर जाता है फिर मंडियों में माल जाता है, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो मूव करती है। आपकी इकोनॉमी मूव करेगी, आप यकीन करें कि आपके मुल्क में मैशत बेहतर हो जाए तो सियासत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, अमन कायम हो जाएगा, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। अजमल बलोच साहब, अंजुमन ताजरान जो बिजनेसमैन है, जो कम्युनिटी है, वो क्या सोचती है मौजूदा हालात के अंदर? देखिए, बात यह है जो जिस पे एंड किया है ना सिद्दीकी साहब ने, जिस दिन ये सियासी इस्तेकाम अदम इस्तेकाम आया तो सारा कुछ ही ख़राब हो गया हमारा। फिर इदारों में भी अदम इस्तेकाम आया, मईशत में भी अदम इस्तेकाम आया, आम आदमी में भी आ गया। इस वक्त हालात ये है, मैं आपको सच बताऊं कि हमारी इंपोर्ट बंद है। जब इंपोर्ट बंद है तो 2 सेक्टर मुतासर हो रहे हैं। एक वो सेक्टर है जो बाहर की चीज़ें ख़रीदता है और एक लीड क्लास है। एक हमारा रॉ मटेरियल आता है जिससे इंडस्ट्री चलती है। इंडस्ट्री बंद पड़ी है। अब डॉलर ऊपर जाने की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, ताजर की, एक दुकानदार की जो इन्वेस्टमेंट थी, अगर वो 50 लाख की थी वो 2 करोड़ पे पहुंच गई है। सही। उसको मुश्किलात हो रही हैं, उसके पास सरमाया नहीं है। दूसरा, आम आदमी में सकत नहीं रही खरीदारी की। एग्जैक्टली। अब ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं कि उधर रॉ मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, कुछ बना सक नहीं रहा। अगर वो थोड़ा बहुत लोकल चीज़ें लेके बनाता है तो उसको डर है कि ख़रीदेगा कौन। अगर दुकानदार डर के ले आता है कि आम आदमी में सकत नहीं, ख़रीदेगा कौन। एक इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदने वाला हमारा सेक्टर है, वो तो इधर आता ही नहीं है इसके बाद। अब इसमें मुश्किलात हमें क्या आ रही हैं? देखें, इस वक्त मेरा ज़मींदार मुश्किल में, सनतकार मुश्किल में और दुकानदार मुश्किल में। ये किसान ज़मींदार, मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, उसको किसान कह लें या ज़मींदार कह लें, तो मैंने जोड़ दिया है कि ज़मींदार, सनतकार और दुकानदार, ये 3 सेक्टर्स हैं। जब तक ये खुशहाल नहीं होंगे ना, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अभी देखिए किसान कितनी मुश्किल में बैठा है। गंदम जो है उसकी कोई ले नहीं रहा है, सरकारी रेट तय हो गया, वो ले नहीं रहा है, तो अगली दफ़ा गंदम आधी भी नहीं वो बोएगा। सही। जब वो नहीं होएगा तो फिर आगे क्या बनेगा? इस वक्त हम रोटी में, आटे में झगड़ा चल रहा है, रोटी 16 रुपए की हो, रोटी 20 रुपए की हो। ये इतनी बड़ी मुश्किलात में हम चले गए हैं कि मैं सच बताऊं कि इस वक्त जो दुकानदार है, जिनका मैं नुमाइंदा हूं, 1 करोड़ से ज़्यादा है शटर, वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सक रहे हैं। अगर वो नहीं कर सक रहे हैं तो ज़मींदार कैसे कर रहा होगा, सनतकार कैसे कर रहा होगा? तो हुकूमत को पहले तो अपने लोगों को संभालना चाहिए कि हमारे अपने लोग जिन मुश्किलात में, देखिए बाहर की बात तो हम तब करें जब पहले हम अपना आप ठीक कर लें। तो हमने मुश्किलात में डाल दिया कौम को, इतनी मुश्किलात में डाल दिया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। यकीन करें इस वक्त जो हालात हैं उसमें वो भी महंगाई और फलाना, ये एक हद होती थी कि महंगाई हो गई, अब तो पता नहीं ये कहाँ तक पहुँच गया काम।
तो हम बाहर के लोगों की बात करते हैं कि वो ऐसा करेंगे तो हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा, पहले हम अपने आप को संभालें। सर तनख्वाहदार तबके को तो आप भूल गए, तो वो तो बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि उसमें सकत नहीं है खरीदारी की, सही है, उसमें सकत नहीं है। मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, सनतकार के पास बनाने को कुछ नहीं है, किसान को अब इंतजार करना है कि भाई गंदम तो तेरी ले कोई नहीं रहा, तू गन्ना बोएगा या नहीं, सही। तो क्या करेगा? इस वक्त हमारी हुकूमतों को, चाहे वो सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत, इनको सर जोड़ना चाहिए और पहले लोकल जो हमारे हालात हैं उनको किसी तरीके से ठीक करें। कोई राब्ता शाब्ता करते हैं आपसे हुकूमती लेवल के कौन ऊपर? करता है सर? इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से उनके हालात उधर तक महदूद हैं। आप देखते हैं मैं सारा दिन टीवी चैनल जिसको देखे उस पर सियासत हो रही होती है, उसमें सियासत हो रही होती है लेकिन सियासत में इस्तेकाम नहीं आ रहा। मईशत की बात हो रही है लेकिन मईशत में इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जब तक हम इधर ध्यान नहीं देंगे, किसान के बाद कोई बात करने उसको सोटियाँ बरस रही हैं, दुकानदार बाहर निकलेगा तो उसको सोटियाँ बरसेंगी। ओ भाई आप हमसे बैठ के बात करें। अभी ताजर 2 स्कीम लाए हैं कि हमें टैक्स दें, जी बिल्कुल। हमें कहते हैं जी 1200 रुपये साल का दे दे जो नेट में नहीं है। ओ भाई जो 15,000 आपको दे रहा है नेट में नहीं है, वो किधर जाता है? वो आपके अकाउंट में जा रहा है। आपको सरकारी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, आप उसको रजिस्टर कर लें। तो ये वो मुश्किलात हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जितने बाहर से मर्जी इन्वेस्टर लेकर आ जाएं, उसको एक वो लॉन्ग टाइम के लिए, इस शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करें। मैं यासिर इलियास साहब, शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो रहा है? क्लेम भी किया जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन होनी है, लेकिन टैक्स देने को यहाँ पर कोई तैयार नहीं है, और जो टैक्स लेने वाले हैं शायद उनके पास कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि वो टैक्स कलेक्शन करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? अवामी बजट होगा, बजट भी आगे आ रहा है, कितनी मुश्किलात होंगी आगे मुस्तकबिल में? देखिए इमीडिएटली जो आप देख रहे हैं, कल रात को भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया था कि जो टैक्स जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का है इस बात 9%, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। अगर आप अपनी आमदनी के अगेंस्ट अखराजात देख लें तो आपके सामने है कि ये जितने आपके स्टेट ओन इदारे हैं ब्लीड कर रहे हैं, वो कई सालों से ब्लीड कर रहे हैं, तो उनको रिस्ट्रक्चर करना इज प्रायोरिटी। ये सबसे पहले उनको हम ठीक करें। हमारे पास जितना एक्सेसिव स्टाफ है इनको ले ऑफ करें, जो एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट कर लें, क्योंकि अगर आज कोई जैसे पीआई की हम बात करेंगे उसको कोई एक्वायर करने जाएगा तो शायद उसकी लायबिलिटीज उसके असासों से कहीं ज्यादा होगी जी। तो व्हाई नॉट जस्ट लिक्विडेट द एंटायर पोर्टफोलियो, और उसके बाद आप फ्रेश स्टार्ट ले लें, एक नई एयरलाइन आप कायम कर लें। अगर आपको लगता है कि ये नेशनल कैरियर आपको नहीं सर्वाइव कर पा रहा, नया बना दे। जैसे सऊदीया में भी देखें कि रियाद एयर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पीआईएफ फंड उसको बना दी, तो पाकिस्तान का भी पाकिस्तान एयर बन सकता है, पाक एयर बन सकता है, व्हाई जस्ट पीआईए? सो वी हैव टू लुक एट अल्टरनेटिव्स। इसी तरह कहीं आपके बाकी इदारे हैं जैसे रेलवे है, उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, रेडियो पाकिस्तान है। मैं ऑफ द टिप आपको बता सकता हूँ कि काफी ज्यादा मिल्कियत है इनके पास। इन चीजों को यूज किया जाए, रिस्ट्रक्चर कर दें, रिफॉर्म्स लेके आए उन इदारों में, और जिन इदारों की जरूरत नहीं है उनको खत्म कर दें, प्राइवेटाइज कर दें। दैट्स इमीडिएट। सेकंडली जब हम IMF के लिए सॉरी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। IMF की तरफ से आप देखेंगे, आपका जो प्रोग्राम है, आपके पास करंटली 9 बिलियन के करीब रिजर्व्स हैं, जिसमें से 6 बिलियन तो आपका सारा बाहर का है, इसमें चाइनीज है, सऊदीया का है, यूएई का है, और चाइना के कलेक्टिवली अगर पाकिस्तान पे एहसानात देखे जाएं तो वी ओwe them 26 बिलियन, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो कलेक्टिवली अगर पाकिस्तान की लायबिलिटी अगले चंद सालों में देखें तो 100 बिलियन प्लस क्रॉस कर जाएगी। तो हमें ये एड्रेस करना है, ये बहुत क्रिटिकल इशू है। जो अजमल बलोच साहब राइटली कह रहे हैं कि जो आम इंसान के ऊपर जो बोझ है, जो महंगाई है, इसमें कमी नहीं, इसमें इजाफा होने वाला है। अगर इसी राह पे हम चलते रहे, इसी रास्ते पे हम जाते रहे, तो ये कम नहीं होने वाला। हमने उसको एड्रेस करना है, जिसको एड्रेस करने का हल यही है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश करें, जिसमें आपके पास FDI है, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को वापस पैसा लाया, उनका पाकिस्तान पैसा लाया जाए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आज एक ओवरसीज पाकिस्तानी अगर अपने बैंक में यहाँ पे पैसा रख रहा है, वो नॉन रेजिडेंट है, उसके डॉलर्स या उसके पाउंड्स के ऊपर भी उसको टैक्स चार्ज किया जाता है। क्यों? ये बेसिक चीज जो FBI ने ओवरलुक की हुई है, क्योंकि आप डिस्करेज कर रहे हैं। अगर आज वो पाकिस्तान में डॉलर रखता है या फॉरेन करेंसी कोई भी रख रहा है, तो उसको आप 17 इम्तियाज में कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन हालात में। पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा स्टेट बैंक के पास मौजूद है। यहाँ पे रिपैट्रिएशन का कोई हल निकालें ताकि लोगों को फियर फैक्टर खत्म हो। प्लस डेफिसिट की आपने बात की, हम टोटल सारे ताजरों की बात करें, ये लुकिंग एट अबाउट मोर देन 2 मिलियन प्लस। उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए अजमल बलोच साहब भी कई बार कह चुके हैं कि या तो फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस कर दें। आप बिजली की बिलिंग को थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कर रहे हैं, इससे खौफ और हरास है। इसमें आप जितना लोगों को हरास करेंगे, इतने लोग दूर जाएंगे, और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उदारा, उनको मजीद हरास ना करें। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको मजीद परेशान ना करें। अगर प्रॉफिट मार्जिन आपकी डिप्लीट होगी, 5% बच जाएगा, जो कि मौजूदा हालात में देख रहा हूँ, तो बंदा 5% के लिए कोई बिजनेस नहीं करता। हमें कम से कम नेट अर्निंग किसी भी सेक्टर में कम से कम 25 से 30% होनी चाहिए, और किसी भी
गवर्नमेंट ऑफिसर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स जाके उनकी बुक्स देख लें कि क्या वो 25% कमा रहे हैं, अगर नहीं कमा रहे तो वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, फिर वो जिहाद कर रहे हैं या वो बिजनेस कहीं और जाके कर लेंगे। अभी लास्ट ईयर जो $10 बिलियन का फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ पाकिस्तान से, इसलिए हुआ था बिकॉज पीपल हैव गिवन अप। वो कह रहे हैं हमसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बाहर मौजूद हैं, हम क्यों जलील ख्वार हों और इनकन्वीनियंस अपने लिए पैदा करें जहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं फराम है, जहाँ पे आपको हेल्थ केयर नहीं फराम हो रही, जहाँ एजुकेशन फराम नहीं हो रही, उसके बावजूद अगर कंट्रीब्यूट करें तो उन लोगों को ऑन बोर्ड लें, उनको आप सलाम पेश करें और बताएं कि आपको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है ताकि आप मजीद सरमाया लगाएं। अब इसी अगर राह पे हम चलते रहे तो बहुत मुश्किल होगा। नईम सिद्दीकी साहब, टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा इशू है, बड़ी अहम बात इन्होंने की है अपना यासिर भाई ने। जी बिल्कुल जी, यासिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए ये टैक्स का ऐसा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो शायद मैं घंटों भी बोल सकता हूँ, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कहती है जी ताजर बरादरी या बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं देती। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स ही लेना नहीं आता। गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाई, वो फैसिलिटेशन कर ही नहीं पाई, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ही नहीं पाई। वो जो हमारा कॉन्फिडेंस डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इनके साथ वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। हर दफ़ा एडहॉक बेसिस भी आते हैं। अभी आप देखें 5 लाख सिमें ब्लॉक कर रहे हैं। भाई आप खुद सोचिए कि क्या 5 लाख सिमें ब्लॉक करने से आपके रेवेन्यू बेहतर हो जाएगा? जैसे यासिर साहब ने कहा कि बाहर से लोग पैसे भेजते हैं, तो यहाँ पे सवाल किया जाता है जी पैसे क्यों आए हैं, उन्होंने पैसे क्यों भेजे हैं? आपका अगर भाई भी भेजता है पैसे या आपका कोई पार्टनर बैठे पैसे भेजता है तो वो लोग सवाल करते हैं। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखें किसी भी मुल्क के रेवेन्यू जनरेशन के 2-3 ही मीन्स है ना। नंबर 1 ये है कि उसकी एक्सपोर्ट कितनी है, नंबर 2 ये है कि ओवरसीज से रिमिटेंस कितनी आती है, नंबर 3 ये है कि टैक्सेबल रेवेन्यू कितना है, नंबर 4 है कि नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू कितना है। अब देखिए हमारी एक्सपोर्ट जो है पिछले 10-15 साल से बिल्कुल जो है ना उस तरह नहीं बढ़ी जितना बढ़नी चाहिए। अगर आप 2005 में देखें तो वियतनाम की एक्सपोर्ट जो थी वो $7.5 बिलियन थी, बांग्लादेश की $5 बिलियन थी और पाकिस्तान की $6 बिलियन थी। आज वियतनाम की एक्सपोर्ट $230 बिलियन है और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $70 बिलियन है। हम वही 25-30 बिलियन के अंदर घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस आदमी के पास 1000 एम्प्लॉय है उसको तो आप हर चीज़ से मुस्तस्ना कर दें। उसको भाई तुमने 1000 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है तो एक्सपोर्ट का आप काम कर रहे हो तो उसको टैक्स में मैक्सिमम रिबेट दें। लेकिन सर जब तक अभी देखिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में आपने देखा कि कितनी बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हुई। उन्होंने एक मेंबर को कहा जी हम उसको वो करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे, दूसरों करेंगे, FBI में चेंजेस होगी। लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जब तक नहीं आप लेके देखें। अब जो पाकिस्तान का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा हो गया है। आपकी 9,200 अरब का टारगेट है आपका FBR का, 2500-2600 अरब रुपये आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम है। आप 1,200-250 अरब हो गया, इसमें से आपका 50-60% सूबों को चले जाता है। बाकी वफाक के पास अगर 6,000 अरब रह गया तो वफाक के पास तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कुलर डेट है वो 2300 अरब है, गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 1500 अरब है। उसके बाद आप अगर सूद की मद में 5,500 अरब जाता है। तो सर ये वो सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत को बैठ के सोचना हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उस चैलेंज का सोल्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट जब तक उसका सोल्यूशन नहीं देगी, और ये जो आम ताजर की स्कीम की बात कर रहे हैं, भाई आप एक ऐलान कर रहे हैं। अभी देखें मैं अजमल बलोच साहब से एक अभी सेल्स टैक्स की रिटर्नें जो लोग इस महीने दे रहे हैं उनकी रिटर्नें अपलोड नहीं हो रही। वो कहते हैं बैलेंस शीट दें। आप छोटे छोटे ताजिर हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो कहाँ से बैलेंस शीटें अपलोड करें? अब इसी तरह आप ताजरों को कहते हैं वो ताजर दुश्मन स्कीम आप ले आए हैं, आज आप उनको कहते हैं 1200 मिनिमम टैक्स है। कल को उनको आप कहते हैं जी आपका तो किराया इतना है, आपकी तो टर्नओवर इतनी है, तो उनको ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। तो बेसिकली सर फैसिलिटेशन के ऊपर गौर करें। जितना फैसिलिटेट करेंगे, जितने टैक्सेशन रेट कम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन 70%। मैं बलोच साहब की तरफ, बलोच साहब ये बड़ा एक तासुर है कि टैक्स नहीं देते ताजर, और आप लोगों का कोई FBR से मुआहदा भी हुआ था। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करती है। देखिए हमारे अखराजात शाहाना हैं, लाखों गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल डलता है उनके, हमारे अफसरान को मुफ्त बिजली पेट्रोल, मतलब इतना बोझ है। वो घर कैसे चल सकता है जिसकी आमदन हो नहीं?
आमदन हो ही नहीं और खर्चे हों सिर्फ, खर्चे हों। हमारी आमदन है ही कोई नहीं। हमारे तमाम इदारे, बड़े बड़े जितने इदारे हैं, वो सरकारी 600-700 अरब रुपए के खसारे में। भाई क्यों है? उसको किसने किया है? किसी पढ़े लिखे ने किया है ना। इस गरीब ने तो नहीं किया जिसको आटा नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, ज़मींदार ने, दुकानदार ने, इसने तो नहीं उसको कमज़ोर किया, आपने कर दिया है। गुजारिश ये है, मोटरवे बनी थी ना, इसके इर्द गिर्द जाल बिछ जाता छोटी इंडस्ट्री का, तो हम पता नहीं कहाँ खड़े होते। हम सिर्फ देख रहे हैं ये कब बनेगा सी पैक, हमारे बाद पता नहीं 50 साल बाद ये बनेगा और इस पे इंडस्ट्री लगेगी और फिर पता नहीं हम खुशहाल, उस वक्त हम तबाही के ध्याने पे खड़े होंगे, हम उसको कुछ कर भी नहीं सकेंगे, वहाँ से कुछ खरीद भी नहीं सकेंगे। तो गुजारिश ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी वज़ीर आज़म आया वो कहता है जी FBR में करप्शन है। ओ भाई, FBR में करप्शन है तो उसको ठीक कौन करेगा? आप क्यों नहीं कानून पास करते हैं सही कि करप्शन पे सजाए मौत रखे ना? अगर चाइना की हम बात तो कर देते हैं कि चाइना आगे चला गया, वो क्यों गया? वो करप्ट आदमी को गोली मारते हैं, गोली के पैसे भी उसके खानदान से लेते हैं। सिंगापुर में। और भाई हम क्यों नहीं कर सकते? हमने करप्शन को जोरों पर रखा हुआ है। कोई ऐसा इदारा नहीं है, यकीन करें, पहले लोग 100-200 रुपए दे के काम कराते थे, अब वो हजारों रुपए दे के काम कराते हैं। हुकूमत का करप्शन नहीं रुकी, हुकूमत का चेक सिस्टम ही कोई नहीं रहा नीचे। आपस में जो सियासी झगड़ा है ना, इसको एंड होना चाहिए। ये एंड होगा तो बाकी चीजें ठीक होंगी, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। जो मर्जी कर ले, जितने इन्वेस्टर मर्जी बाहर दुनिया से ले आए, आप अपना झगड़ा खत्म करेंगे, आप लोगों को इत्मीनान दें और फिर काम करेंगे तो कुछ ठीक होगा, वरना कुछ नहीं होगा। यासिर इलियास साहब, अखराजात हम अपने किस तरह कम करेंगे? अजमल बलोच साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे पास आमदन नहीं है लेकिन अखराजात हमारे बहुत हैं। करप्शन में अभी तक कमी नहीं आ रही है, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करिएगा प्लीज़। देखिए, जैसे मैंने पहले फरमाया कि जो आपकी SOEs हैं, ये सबसे बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आपके स्टेट का जो पैसा है वो हम लूज कर रहे हैं। जो टैक्स का पैसा है, मैं एज अ टैक्स पेयर ये समझता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर और एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली आपके लिए जरूरत है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी हेल्थ केयर और एजुकेशन है। लेकिन रिस्क पे और सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सिमिलरली जो आपकी ये जितनी आपकी ब्लीडिंग हो रही है, इसको प्रायोरिटी भी आप रोक लें। जितने हमने अननेसेसरी हायरिंग की, अगर एक इदारे में आपको 1000 बंदों की जरूरत है, आपने 10,000 बंदे रखे हुए हैं, ये आप खत्म करें, क्योंकि आपका टैक्स का पैसा वहां से आया हो रहा है। अननेसेसरी बेनिफिट्स एंड पर्क्स आप रिड्यूस करते हैं। आप नई गाड़ियां मैंने देखी है कि हमने लास्ट 3 इयर्स में नई होंडा अकॉर्ड ली हैं, जो 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां जो गवर्नमेंट को इशू की गई हैं। फॉर्च्यूनर्स ली हैं, वो भी गवर्नमेंट को इशू की गई हैं। तो आई थिंक मुश्किल हालात में ये सारा बर्डन जो है अवाम के अलावा कुछ गवर्नमेंट को भी फेस करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए, ओनरशिप उनको भी लेनी चाहिए। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं ऑन प्राइवेट जेट्स जो हमारे हैं गवर्नमेंट के, उनको ना यूज करें। आप नॉर्मली आप एयरलाइंस यूज करें। बल्कि हर जगह कट डाउन किया जा सकता है। ऑफिस में आप बजाय इसकी कि ये लंचेस ऑफर करें, लैविशन की जगह आप ये चाय एंड बिस्किट पे गुजारिश ला लें। अपनी देखें, जो साहिब हैसियत लोग बैठे हुए हैं फॉर्म्स पे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उन सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम जैसे लोग भी अगर गवर्नमेंट में कभी आते हैं ना, कभी भी उनकी ना सैलरी लेना, उनकी गाड़ियां यूज करें, ना फ्यूल यूज करें। दिस इज रिस्पॉन्सिबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, सियासत के एक्चुअल माने क्या है? सियासत की मीनिंग है वेलफेयर। आप वेलफेयर करने अगर आ रहे हैं, अपना टाइम छोड़ के सैक्रिफाइस करें, कंट्रीब्यूट करें, तो ट्रू सेंस में आप करें ना, ट्रू एसेंस में करें। ना उनकी कोई गवर्नमेंट की अकोमोडेशन आप यूज करें, ना उनका कोई स्टाफ यूज करें। प्रोटोकॉल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखें, आप जब देखें कि दुबई के शेख मोहम्मद जब ट्रैवल करते हैं बाहर, कितनी पुलिस की गाड़ियां उनके साथ होती हैं, कितना उनके साथ कॉन्वॉय होता है। यहाँ जब स्टेट में आप ट्रैवल करते हैं तो आपके साथ कितनी एस्कॉर्ट, कितनी गाड़ियां, कितनी ट्रैफिक के मामला एंगेज किए जाते हैं। और ये मैं समझ रहा हूँ कि स्टेट का लॉस है, पब्लिक का टाइम भी जाया होता है, स्टेट के रिसोर्सेज भी मिसयूज होती हैं। तो ये चीजें देखने वाली चीजें हैं। एंड सिमिलरली देखिए, पाकिस्तान का हमें अपना तासीर चेंज करना चाहिए। जब कोई भी स्टेट विजिट होता है तो पूरा शहर बंद हो जाता है, ये गलत है। बोले क्या हम एक टेररिस्ट स्टेट है, हम ये क्या शो कर रहे हैं कि किसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो वी आर सिविलाइज्ड स्टेट। आज के दौर में ये ऑप्टिक्स हैं सारे, उनके लिए भी ऑप्टिक्स है, हमारे लिए ऑप्टिक्स हैं। पाकिस्तान के वो हालात नहीं है जो 10 साल पहले थे। इट्स अ वेरी डिफरेंट कंट्री, वेरी चेंज कंट्री। आप इस्लामाबाद में घूम के देखें, सुकून से आप जा सकते हैं विदाउट वरिंग के खुदा ना से कोई स्नैच कर ले, कोई किडनैप कर ले। ये एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाएं। जब ने एक और सवाल पूछा था विद रिगार्ड्स टू कटिंग डाउन ऑन एक्सपेंसेस, लुक आई फर्मली बिलीव दिस, दैट जब तक हम अपने रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते सारे इदारों में, जितने आपके इदारे हैं, चाहे वो आपके ये एनजी डेस्कोज हैं, आपके इसके अलावा जो आपके ये CDA, LDA, KDA, RDA, इस तरह के इदारे हैं, आपकी जितनी कॉर्पोरेशंस हैं, all of them have to restructure. We need to restructure from top to bottom. Bureaucrats को हमें on board लेना पड़ेगा because they're the people who understand the system inside out. And most importantly, corruption के लिए digitize. आप जब अपने सिस्टम डिजिटाइज कर देंगे, करप्शन जो करने चाहेगा भी वो नहीं कर सकेगा, because everything is automated. आपको एक एक चीज का पता होगा, कौन सी फाइल किसके पास है, कितने दिनों से उसके पास है,
ERP सिस्टम्स हम सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने इदारों में, तो क्या गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती? ये सब चीजें मौजूद हैं और ये कोई नई चीज नहीं है, 20-20 साल से लोग यूज कर रहे हैं, हमने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो दिस इज द टाइम, अगर आप रेवोल्यूशन चाहते हैं, डिजिटाइज करते हैं, फिर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है आपकी। अजमल बलोच साहब, इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है आपको? और IMF के साथ जो नए मुआहदे हैं वो मुल्की मईशत के इस्तेकाम में कितने मददगार साबित होंगे? ये कहा जा रहा है कि टैक्स में इजाफा होगा, कीमतें बढ़ेंगी, मज़ीद आवाम जो है वो महंगाई फेस करेगी। देखिए, हमने ना कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया कि अवाम पे ये बोझ कम हो। अब देखिए, हमारी बिजली महंगी क्यों है, इस पे हम IPPs को जो हम पैसे देते हैं, वो बनाए बिजली ना बनाए, खड़ी रहे, हमने उनको पैसे देने और डॉलरों में देने हैं। और भाई, हम मुआहदे क्यों नहीं रीशेड्यूल करते हैं? हम क्यों नहीं उनको पाकिस्तानी रुपए में पैसा देते हैं? हमने क्यों ये? असल मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों ने कोई प्लान नहीं किया है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, आप देखिए ना, इस्लामाबाद की सड़कें छोटी थी, कामरान लाशारी साहब ने चौड़ी कर दी। और भाई, अगले 10 साल में क्या होगा? आपने नहीं करना है। और भाई, कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आवाम आपकी खुश हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, 8-8 करोड़ की गाड़ियां आपके पास हैं, वो भी काफिले, कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई मिनिस्टर, आप देख लें किसके पास कम पैसों की गाड़ी है। मैं आपको बताता हूं, मैं 1 करोड़ ताजरों का नुमाइंदा हूं, मेरे पास जाती गाड़ी नहीं है। और भाई, मैं जहां भी जाता हूं अपना किराया भर के बस पे चढ़ के जाता हूं किसी जगह पे। ये क्यों नहीं ऐसा करते हैं? आप ऐसा कर, आप वेलफेयर का काम आपने करना है तो फिर अपने पैसों से करें, फिर लोगों के पैसे पे नजर नहीं रखें। ये तो यहाँ तो पुल का कमीशन, सड़क का कमीशन, फलानी जगह का पता नहीं, कोई 4 अरब की पुल बनता है, 2 अरब किसी की जेब में चला जाता है। अभी हम सुन रहे हैं, मीडिया चिल्ला रहा है कि 85 अरब रुपया गंदम में खा गए लोग। ओ भाई, इसका कौन जिम्मेदार है? आपने अवाम को रगड़ते ही चले जाना है। बस करें, बहुत हो चुकी। अब अवाम के लिए थोड़ा सा सोच लें, बड़ी गाड़ियों से नीचे उतर आए, बड़े कपड़ों से नीचे उतर आए। देखिए यार, बाहर दुनिया में चाइना का वज़ीर आज़म ने कौन सा सूट पहना होता है भाई? और ईरान के सदर ने कौन सा सूट पहना होता है भाई? आप अपनी सलवार कमीज पहने सस्ती सी, आपको वज़ीर आज़म ही कहेंगे, आपको मिनिस्टर ही कहेंगे। लेकिन आप ये सोच तब्दील करेंगे। जब आप सोच तब्दील करेंगे, और अल्लाह फरमाता है तुम्हारा दारो मदार सारा नीयतों पर है, तुम मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ, मुझे कोई सरोकार नहीं। अवाम का ख्याल आपने नहीं करना है ना, तो फिर आपके साथ वही कुछ होगा जो आप अवाम के साथ कर। नईम सिद्दीकी साहब, ये सोच किस तरह तब्दील होगी? यासिर साहब ने भी यही बात की है, अजमल बलोच साहब ने भी ये बात की है कि अगर बेहतरी लानी है, अवाम के लिए कुछ बेहतर सोचना है, तो अपनी सोच को तब्दील करना होगा, अपने अखराजात कम करने होंगे, कुछ करना होगा। सर देखें, ये रियासत का काम है। रियासत ही सब कुछ कर सकती है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके रियासत में कोई आदमी भूखा ना सोए, कोई आदमी बेरोज़गार ना हो, कोई क्राइम ना हो। तो इसके लिए सर आप देखिए कि नैब की पिछले 20 साल की आप कारकर्दगी उठा के दे दें, कितने बड़े बड़े स्कैंडल हुए, कितने लोगों को पकड़ा, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। अभी आप देखें, साहिवाल कोले के ऊपर फिर एक स्कैंडल खुल रहा है, अभी गंदम के ऊपर जैसे अजमल साहब ने बताया एक स्कैंडल खुला है। अभी तक इसका कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक कॉन्सिस्टेंट एंड परसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होगी, हुकूमत जो है, जो बड़े बड़े ताजर हैं, हमारे मुल्क की जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, हुकूमत को चाहिए उसके साथ NDA साइन करे, NDA साइन करके उनमें अपने ऑफिसर भेजे और देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और उसी को अपने पास इम्प्लीमेंट करें। ये नौकरशाही, बाबू शाही जो है, इसको ख़त्म करें। ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, ये जो चीज़ें, इनको ख़त्म करें, अपने अखराजात कम करें। आपका 2300 अरब रुपये बिजली का सर्कुलर डेट है, 1800 अरब की पेमेंट अभी ड्यू है IPP से। लेकिन सर, इतनी तो लंबी लाइनें हैं, हम इतने 10-12 सालों से प्रोग्राम करते करते ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन मैं कहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर को देखिए कि वो तरक्की कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर तरक्की कर रहा है, अगर यासिर इलियास तरक्की कर रहा है या कोई और तरक्की कर रहा है, तो उसको जाके उसको विजिट करें, उसकी सजेशन लें, उसको अपने बोर्ड पे बुलाएं, उसको कहें भाई ऐसी कौन सी बात है, सियालकोट की इंडस्ट्री है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री है, कराची की इंडस्ट्री है, लाहौर की इंडस्ट्री है, आप उनको बुलाएं, उन्हें कहें कि भाई ऐसी क्या चीज़ है कि आपके पास 20-30 हज़ार बंदा एम्प्लॉय है, आप खिदमत कर रहे हैं, आप प्रॉस्परस भी हो रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो हमें बताएं कि हम इस मुल्क में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, हुकूमतें वो चला रहे होते हैं, फाइनेंशियली यानी इकोनॉमिक हुकूमत, जो माशी हुकूमत है वो बिजनेसमैन चलाता है। एंड द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू डू द बिजनेस बट टू गिव द पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटजीज।
कि जिस तरह ताकि लोग उसको लेके आगे चलें, आगे कामयाब हों और आगे देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, जैसे अभी यासिर साहब ने डिजिटाइजेशन की बात की है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको देखना है और अगला वक्त बहुत डिफिकल्ट है। पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है। डिजिटल आप भी करें, पीछे रह गए, आप भी लेके, कभी आप कहते हैं स्मार्ट मीटर लेके आएंगे, कभी आप कुछ कहते हैं। सर बस हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, मैं यासिर साहब की तरफ जाऊंगा, फिर आपके पास आता हूं। यासिर साहब, क्विक रिप्लाई चाहिए। ये जो प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, पीआईए दे दें, एयरपोर्ट दे दें, ये मसाइल का हल है? देखिए, आपके इसके लिक्विडिटी जनरेट होगी, रेवेन्यू आपके पास आएगा। अभी यूके में हीथ्रो ने भी अपने एयरपोर्ट को सऊदीज को, उसका एक सिग्निफिकेंट शेयर सऊदीज को दे रहे हैं। देखिए, लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड्स आपके एक तो सऊदीया का है, उसके बाद कतर का भी है, एंड आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। उनके पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो एक्वायर भी करें और फिर उसको मैनेज भी करें। पाकिस्तान की अगर ये बस की बात नहीं है, ना हमारे पास वो अगर रिसोर्सेज है, ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ना वो ह्यूमन रिसोर्स है, तो व्हाई नॉट आउटसोर्स। और डेफिनेटली आई थिंक प्राइवेटाइज कर दें, ऐसे ही होगा कि रेवेन्यू आपके पास आएगा, लेकिन उस रेवेन्यू का भी प्लान हो, एक पूरा 10 साल का आपके पास प्लान हो। देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि सीडीए एक ऑक्शन करता है और ऑक्शन करके वो पैसे जितने जाते हैं उनकी सैलरीज में जाते हैं। ये तो कोई हल ना हुआ ना कि आप स्टेट की प्राइम रियल एस्टेट को बेच के अपने इदारे को खाली सर्वाइव कर रहे हैं उसको। व्हाट वी शुड डू इज स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन डेवलपमेंट, लैंडस्केप। अभी देखिए, आपका एसटीपी प्लान तक नहीं लगा हुआ इस्लामाबाद का, एनर्जाइज नहीं हुआ। ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपके रेवेन्यूज आएंगे प्राइवेटाइजेशन से, पूरा प्लान हो गया हमने मुल्क को आगे कैसे डेवलप करना है, हमने अपने जो एससीजीज है उनको कैसे डेवलप करना है, बिजली को कैसे सस्ता करना है। जब तक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए या इंसेंटिव्स आप क्रिएट नहीं करते, हमें यहाँ टूरिज्म की पॉलिसी चाहिए ताकि थीम पार्क्स बने, होटल्स यहाँ पे बने, रिजॉर्ट्स बने, और ये ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ रेवेन्यू होंगे स्टेट के लिए। आप कमा के आप अपने देखें सर्विसेज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत है। आप अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रोड शोज की जरूरत है। आप किसी भी अपने हाई कमीशन को, काउंसलेट को आप रब्ता करें, एम्बेसी को रब्ता करके आप कहें कि हमने रोड शो करना है, वो कहेंगे आप करवाएं, पैसे हमारे पास नहीं, आप फंड दें। तो स्टेट इज कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज, स्टेट इज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड। और अगर बात हम पे आएगी, अगर हमने ही सारा कुछ करना है, फिर गवर्नमेंट हम अपनी बना लेते हैं। हारून शरीफ साहब माहिर माशियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, IMF का वफ्द इस माह पाकिस्तान आ रहा है, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत से इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया जाएगा, बजट भी आना है, महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में कितना मजीद इजाफा होने जा रहा है सर? IMF का पैकेज कोई हमारे लिए नया नहीं है, हम 23-24 दफा उनसे डील कर चुके हैं। उनके कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने, असल बात टैक्स कलेक्शन नहीं है, असल बात बजट का खसारा है। सही कि अगर आपका बजट का खसारा बढ़ता है तो वो कहां से पूरा करना है। उसके लिए अब ट्रेडिशनली हम लोग जो है, हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो सोचे नहीं। हम या टैक्स कलेक्शन के ऊपर जोर डालते हैं जिसने ऑलरेडी टैक्स देना होता है, या हम लोकल बैंकों से कर्जा लेते हैं। हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हम बहुत से गवर्नमेंट के फंक्शंस जो हैं फिस्कल, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दें, कुछ आउटसोर्सिंग कर दें, कैपिटल मार्केट से कुछ फ्लोट करके आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर लें। उससे आपका खसारा कम होता है। अब अगर खसारा बजट का कम नहीं होगा तो IMF कहेगा कि जनाब आपने पूरा करना है तो आप टैक्सेस, तो वहां पर तो ये बात तो हमें समझने की है। अब उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी तक ऑल्दो इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन इकोनॉमी 2% के आसपास ग्रो कर रही है और जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। और ये टैक्सेशन का बर्डन ज्यादातर सैलरीड फिक्स्ड इनकम क्लास पे आता है। जब आपका फिक्स्ड इनकम क्लास पे आता है तो हमारी कंजम्पशन की पावर मजीद श्रिंक हो जाती है, कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी खरीदारी की कुव्वत कम हो रही है। उससे मुझे डर ये है कि ऑलरेडी जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त इंतशार एक फैल रहा है, ये उससे स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये IMF को ब्लेम करना मेरे हिसाब से खाली नामुनासिब है, क्योंकि हम कॉज नहीं बता रहे हैं। कॉज ये है कि हम बजट के खसारे को IMF की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर लाने में कामयाब नहीं हो पाते। सर, ये जो नए मुआहदे होंगे IMF के साथ, ये हमारे माशी इस्तेकाम के लिए कितने कारगर साबित होंगे? या जी, हमारे पास चारा नहीं है। देखिए, IMF का अभी तक कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने इकोनॉमिक रिवाइवल कर दिया हो।
आईएमएफ का सिर्फ ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन कुछ बेहतर कर देते हैं, आपके रिजर्व्स को बिल्ड कर देते हैं, चाहे डेट से करें चाहे कंट्रोल से करें, ताकि आप अपनी बैरूनी अदायगियां दे सकें। तीसरा, वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे लाते हैं। चौथा, जिन्होंने ये पिछले कुछ बरसों से शुरू किया है, क्योंकि गुर्बत की सतह बहुत ऊपर चली गई है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 40% आबादी इस वक्त खते गुर्बत के नीचे है, तो वो आपको कैश ट्रांसफर्स वगैरह पे इंकरेज करते हैं। जहां आईएमएफ नहीं काम करता, जहां हमें करने की जरूरत है, सवाल हमें अपने आप से करना है कि आया हम कर्ज को इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, आया हम कुछ इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो बहुत ऊपर चली गई है उसमें कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, आया हम जो है जो जिनको हम पाल रहे हैं एलीट सेक्टर्स को सब्सिडीज पे सालों से, आया हम उसको बंद कर सकते हैं और गवर्नमेंट का साइज छोटा कर। ये ओनस पाकिस्तान के ऊपर है, क्लाइंट पे, ये आईएमएफ का काम नहीं है। जब आईएमएफ अगर इन पे घुसेगा तो हम कहेंगे हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। सर, अवाम के लिए तो अभी तक कोई ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो वफाकी वजीर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो कहते हैं कि तजारती खसारा जो है वो काबू में है और गुज़िश्ता 10 माह से माशी अहदाफ दुरुस्त सिमत के ऊपर जा रहे हैं। जी, मैक्रो लेवल के ऊपर देखें ना, मसला अहदाफ का एक है, हमें यह भी समझना है कि यह काम कैसे हो रहा है। अगर तो हम इसेंशियल इंपोर्ट को बंद करके तजारती खसारे को मैनेज कर रहे हैं तो वो आप सस्टेन नहीं कर सकते। 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, उन्होंने खाना भी है, कारोबार भी करना है, इंपोर्टेड चीजें भी लेनी है, दवाइयां भी आनी है, ऑयल भी आना है। तो ये टेम्परेरीली तो आप कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई 200 साल से तब्दीली नहीं आई है। उसके अंदर यह है कि अनलेस एंड अनटिल आपकी एक्सपोर्ट 15% हर साल बढ़ेगी तो आपका 4-5 साल में तजारती खसारे का बैलेंस बेहतर होगा। ये टेम्परेरी फिक्सेस हैं जिसमें आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाते हैं, रोक देते हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा बारहा आया है कि ना तो हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। होता यह है कि आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम कोई 16-18 माह अमल करते हैं, उससे कुछ रिजर्व बिल्ड करते हैं, फिर सडनली हम पॉलिटिकल प्रेशर में आके उनको खरीदना शुरू कर देते हैं और डोल आउट करना शुरू कर देते हैं स्कीमों पे जो पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट होती है। उससे फिर बबल बैठता है, फिर आप फंड के पास चले जाते हैं। सो आई होप कि औरंगजेब और उनकी टीम जो है इस दफा कुछ मुख्तलिफ सोचेंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जो इस वक्त नंबर्स कंट्रोल में है, इनको सस्टेनेबल बनाना ज्यादा जरूरी अमल। सर, बजट बिल्कुल सर पर खड़ा है। सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बजट किस तरह का होगा, ये जरा थोड़ा सा शेयर करें सर। बजट मुश्किल होगा जी, आम आदमी के लिए बजट मुश्किल, मजीद मुश्किलात लाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू इनफ्लो इतना नहीं है कि हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग कर सकें, हेल्थ के ऊपर फैसिलिटेट कर सकें, एजुकेशन पे कर सकें, रोजगार पे कर सकें। हम तो इस वक्त हुकूमत को कर्ज पे चला रहे हैं। तो जो मुल्क ऑलरेडी, जिसको हम इकोनॉमिक्स में डेट स्ट्रेस्ड कहते हैं, उसके लिए यह स्पेस निकालना एक ही तरह से मुमकिन है कि आप हुकूमत का साइज छोटा करें और वो पैसा अवाम की तरफ डाइवर्ट करें। आप जो सब्सिडीज एलीट को प्रोटेक्ट करते हैं उनको बंद करें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो अननेसेसरी हैं, दिखाएं लोगों को कि अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर रहे हैं, फिर ये गाड़ी एतमाद से चलती है। अगर आप कहें कि हम अपने सेक्रीफाइस भी नहीं करेंगे, पर्क्स भी नहीं घटाएंगे, नई नई बिल्डिंगें भी बनाते रहेंगे, हाँ आपके हम टैक्स बढ़ा रहे हैं और आपके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं, वो पहले भी अनफेयर था। आई थिंक फ्यूचर में इट्स गोइंग। सर, आप वो पर्क्स की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, पेंशन के हवाले से भी कोई पैकेज बना रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा सर? जी, मीडियम टर्म में पड़ेगा। देखें, एक तो मेरी जो समझ आई है वो एज बढ़ाने के सोच रहे हैं रिटायरमेंट की, ताकि उनको इमीडिएटली पेंशन का बिल ना बढ़े।
बट हमारे जैसा मुल्क जिसके अंदर 70% आबादी यंग लोगों की है, अगर आप रिटायरमेंट एज बढ़ाते हैं तो सरकारी सेक्टर के अंदर तो उनकी मौके और कम हो जाएंगे क्योंकि लोग रिटायर नहीं होंगे। तो इसके दोनों साइडें देखनी पड़ती हैं। देखिए, पेंशन हमारा कसूर है, इनमें औरंगजेब साहब का बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं, वो तो अभी आए हैं। हमने कभी भी अपने पेंशन का फंड नहीं बनाया, हम नोट छाप के या कर्ज लेके पेंशन पे करते हैं। अब वो इतना उसका बिल बढ़ गया है कि वो गवर्नमेंट की जितनी तनख्वाहें हैं उतना पेंशन बिल बन गया है। अब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको वक्त लगेगा। लेकिन हुकूमत, मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं निकलती। लेट प्राइवेट सेक्टर मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। हुकूमत क्यों नहीं अपने जो बेतहाशा डिपार्टमेंट खोले हुए हैं बेकार, उनको आउटसोर्स करती। मसलन रिसर्च है, रिसर्च को वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटियों को दे देती। हर मिनिस्ट्री ने अपना एक ट्रेनिंग का इदारा को, देखिए आप यूनिवर्सिटी को देंगे, वो पैसे भी कमाएगा, उसका ये काम है, वो रिसर्च भी करेगा, ट्रेनिंग भी देगा। इस वक्त हमें ये माइंडसेट से निकलना है कि हुकूमत जो है वो सस्टेनेबल है, इस वक्त नहीं है। हमें इसको, इन चीजों को पास ऑन करना है। अगर पहिया चलाना है मईशत का तो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो आगे आगे नौकरियां निकलेंगी ना जी। लेकिन अगर हम रिटायर्ड लोगों को पाक करने के लिए नए नए इदारे बनाते रहेंगे, नई नई अथॉरिटियां बनाते रहेंगे, फिर सिग्नल अच्छा नहीं जाता है। सर, ये सऊदी वफ्द का जो दौरा पाकिस्तान है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं सर, इससे कोई फर्क पड़ेगा आइंदा फ्यूचर में? और सर, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये शॉर्ट टर्म है? देखिए, इन्वेस्टर्स का हमारे मुल्क में आना खुशाइन बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4-5 जो लेवल्स हैं। पहला लेवल होता है इंटेंट, कि उनका इंटेंट है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ऑल्दो 5 साल पहले मैं भी इतना ही बड़ा, इससे बड़ा वफ्द लाया था, लेकिन इंटेंट जो है वो उन्होंने देखा है। अभी भी उनकी, अगर आप स्टेटमेंट पढ़े उनकी फाइनल, तो वो कहते हैं हमने बड़ा अच्छा माहौल है, वी आर स्टडीइंग योर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एनवायरनमेंट, एंड हम इसको सोच रहे हैं। अब ये इंटेंट को जहां पाकिस्तान फंसता है हमारा सियासतदान, अनफॉर्चुनेटली वो तो एमओयू और तस्वीर पे खुश हो जाता है कि जी आप आए, तस्वीर खिंच गई, एमओयू साइन हो गया। अब ये जो प्रोजेक्ट्स के कन्वर्ट करना है वो प्राइवेट सेक्टर का काम है, जिनको प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, जिन्होंने कारोबार करना है। मुझे अभी तक किसी प्राइवेट सेक्टर के लीडर की स्टेटमेंट नहीं आई कि जी मैं $500 मिलियन का प्रोजेक्ट सऊदी अरब से मिलके लगा रहा हूं, यू नो। सो हमें अब ये अनाउंसमेंट जब आएगी तो मुझे और बाकी इन्वेस्टर्स को और मार्केट्स को एतबार आएगा कि ये टेंजेबल ट्रांजैक्शन की तरफ चल पड़ा है। खाली इंटेंट और फोटो ऑप्स पे पाकिस्तान हमें एक्चुअली इसको दबाना चाहिए, क्योंकि ये जो हम ओवर प्ले कर देते हैं कि गेम चेंजर है, सबके हालात ठीक हो जाएंगे, वो होते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो हमें बड़ा केयरफुली मैसेजिंग करने की जरूरत है। लेकिन आई वेलकम ये गल्फ के ममालिक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। अब आपका एक लाइन में कहता चलूं, ट्रेडिशनली सऊदी अरब नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करता। उनका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो कंपनियों में ऐसी में इन्वेस्ट करता है जहां अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो और वो डॉलर बेस्ड कमाई कर सके। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है सर, वो कितनी अहमियत है उस दौरे की? जी, स्ट्रेटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इस वक्त गल्फ कंट्रीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और जो सिचुएशन बन रही है, उसमें हमारी डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप के लिए तो ये दौरा बहुत अहम दिखाई देता है। टाइमिंग भी उसकी अच्छी है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि दफाई पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं दोबारा से अर्ज करूंगा कि अगर वो जब मैंने उनको रिसीव किया था, जब आए थे, तो हमने $21 अरब के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियों ने उनको कैप्चर कर लिया। ये हमें सोचने की जरूरत है कि मोहम्मद, इट्स नॉट द अमाउंट। MBS अगर 2 या 3 हम डील्स अनाउंस कर पाए कि यहां पर हमने काम शुरू कर दिया है, तो MBS के लिए भी और सऊदी क्रेडिबिलिटी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये बहुत अहम दौरा है एंड आई वेलकम हिज हाइनेस विजिट टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसके फील गुड ऑप्टिक्स एक अच्छी बात। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात हारून, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है।
अब्बास शबीर को इजाज़त दें। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।